जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद गौतम में। दोस्तों, आज लोगों की जो आपकी क्लास होगी, आज का आपका टॉपिक है मोहम्मद गोरी। इससे पहले हम लोग महमूद गजनवी यानी गजनी वंश, जिसे हम यामनी वंश के नाम से भी जानते हैं, उस टॉपिक पर बातचीत कर चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मोहम्मद गोरी है, ये मोहम्मद गोरी आपका प्रदेश है गौड़ प्रदेश। तो गौड़ प्रदेश के एक राजा थे जिनका नाम था आपका कुतुबुद्दीन हसन। तो कुतुबुद्दीन हसन का ये पुत्र था मोहम्मद गोरी, यानी कि कुतुबुद्दीन हसन के 6 पुत्र थे। 6 पुत्रों में से एक पुत्र था जो तीसरे नंबर का था, जिसका नाम है मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी गौड़ प्रदेश से आगे चलकर भारत की तरफ आया। तो भारत की तरफ जिसने इसका रुख जैसे ही देखा, तो भारत में उस समय राजपूतों का शासन चल रहा था। उस समय के जो राजा थे वो राजपूत थे। तो राजपूतों ने इसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन इसको रोक नहीं पाए। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि मोहम्मद गोरी के जो पिता का नाम था, इसके पिता थे कुतुबुद्दीन हसन। कुतुबुद्दीन हसन मोहम्मद गोरी के पिता थे, जो कि गौड़ प्रदेश में रहते थे। पहले हम लोग देखते हैं गौड़ प्रदेश ये कहाँ पड़ता है। देखिए, ये रहा आपका भारत। ये रहा आपका भारत। अब यहाँ देखिए, जैसे ये आपका हो गया पाकिस्तान का क्षेत्र और ये आपका हो गया अफ़गानिस्तान का क्षेत्र। जैसे ही ये अफ़गानिस्तान हुआ, अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान के ऊपर यहाँ पड़ता है गौड़ प्रदेश। कौन? गौड़ प्रदेश। और ये एक तुर्क मुसलमान था। इससे पहले जो महमूद गजनवी आया था, वो एक तुर्क मुसलमान था और ये भी एक तुर्क मुसलमान था। तो देखिए, ये आपका हो गया गौड़ प्रदेश। तो इस समय गौड़ प्रदेश के राजा थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन हसन, और इनके 6 पुत्र थे। कितने? 6 पुत्र थे, जिसमें से एक का नाम था आपका मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया कि इस गौड़ प्रदेश को छोड़कर इसने भारत की तरफ रुख किया, और भारत की तरफ आने की इसने इच्छा की। तो सबसे पहले इसने जो पाकिस्तान में क्षेत्र पड़ता है मुल्तान का, तो इसने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया। 1175 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। तो इसके बाद इसने जो आक्रमण किया वो किया गुजरात पर। कहाँ? गुजरात पर। और जो ये गुजरात का क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पर चालुक्य, कौन? राजपूतों की शक्ति थी जो चालुक्य थे। तो चालुक्यों में मूलराज एक राजा थे भीम सेकंड। मूलराज के एक राजा थे भीम सेकंड। और जो कन्नौज क्षेत्र में, कहाँ? यहाँ पड़ता है आपका कन्नौज क्षेत्र। और जो कन्नौज क्षेत्र में उस समय शासन चल रहा था गहडवाल वंश का। किसका? गहडवाल वंश का। तो जो गहडवाल वंश के राजा थे तो वो भी राजपूत ही, लेकिन राजपूतों में उस समय इतनी शक्ति नहीं थी कि ये एक हो सकें। इनका विघटन हो चुका था बहुत बुरे तरीके से। तो यहाँ के जो राजा थे गहडवाल वंश के, उनका नाम है जयचंद। यहाँ के राजा भीम सेकंड और यहाँ के राजा जयचंद। लेकिन जो ये क्षेत्र पड़ता है आपका अजमेर और दिल्ली वाला, कौन सा? अजमेर और दिल्ली वाला, यहाँ पर शासन चल रहा था उस समय चौहान वंश का। किसका? चौहान वंश का। तो जो चौहान वंश के राजा थे उनका नाम क्या था? पृथ्वीराज। चौहान वंश के जो राजा थे उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो जो गौड़ प्रदेश से जैसे ही मोहम्मद गोरी भारत की तरफ आया, तो इसने सबसे पहले आक्रमण किया मुल्तान के ऊपर और मुल्तान को अपने कब्जे में
कर लिया। उसके बाद आगे चलकर ये पहुंचा गुजरात में, तो इसने गुजरात में आक्रमण किया 1178 ईस्वी में, जहां इसका मुकाबला राजपूत शासक भीम सेकंड से हुआ, जिसने इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और भीम सेकंड ने इसको पराजित कर दिया, जिससे इसको फिर से वापस जाना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से आक्रमण होने के बाद इस साइड से तो ये बिल्कुल बंद हो गया आना, क्योंकि यहाँ राजपूत शक्ति बहुत मजबूत थी। तो राजपूत शक्ति ने इसका आने का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा कि जिससे ये आकर भारत में प्रवेश कर सके। उसके बाद किसने क्या किया कि यहाँ राजस्थान से होकर इसने प्रवेश किया और सबसे पहले इसने चौहान वंश पर आक्रमण किया। किससे? चौहान वंश पर आक्रमण किया। और चौहान वंश का जो आक्रमण रहा, उसके राजा थे पृथ्वीराज चौहान, जिसे हम तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। तो यहाँ इसमें युद्ध हुआ। तो इससे युद्ध करने के बाद ये आगे बढ़ा कहाँ? कन्नौज की ओर। और कन्नौज के जो राजा थे उनका नाम जयचंद। तो आगे चलकर इसने 1194 ईस्वी में जयचंद को भी पराजित कर दिया। तो ये इसकी थोड़ी मैपिंग हिस्ट्री थी। अब देखिए इधर, ये गौड़ वंश का, गौड़ प्रदेश का राजा था। इसका जो वंश था संसवानी वंश, यानी कि मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन हसन संसवानी वंश के राजा का पुत्र था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गोरी किस वंश का था, तो संसवानी वंश का था। उसके बाद देखिए इसके आक्रमण में इसने जो सबसे पहले आक्रमण किया, सबसे पहला आक्रमण किया था इसने 1175 ईस्वी में, जो कि मुल्तान पर किया गया। मुल्तान जो कि पाकिस्तान में स्थित है, सिंध और मुल्तान पास पास में ही स्थित हैं। तो इसने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान को अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद इसने आक्रमण किया गुजरात पर। किस पर? गुजरात पर 1178 ईस्वी में। तो जहां इसका मुकाबला हुआ भीम सेकंड, जो कि मुगल राज का राजा था। तो भीम सेकंड से इसका मुकाबला हुआ। वहां भीम सेकंड ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया, जिससे मोहम्मद गोरी को भारत से वापस जाना पड़ा। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने इस रास्ते को बंद करके वो सीधा निकला इधर अजमेर और दिल्ली वाले क्षेत्र में, जहां इसका प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, जिसे हम तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। लेकिन जैसे ही इसकी हार होने के बाद ये फिर से वापस गया और अगली साल इसको फिर एक मौका मिला और इसने फिर से 1 साल तक अपनी तैयारी को कार्यरत रखा। और इधर पृथ्वीराज चौहान ने इतनी सख्ती से कार्य नहीं लिया, उसको इतना विश्वास नहीं था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को इतने बुरे तरीके से हराया था कि पृथ्वीराज चौहान को ये उम्मीद नहीं थी कि मोहम्मद गोरी फिर से आकर हमला करेगा। लेकिन गौरी ने अगले साल सन 1192 में फिर दोबारा से हमला किया पृथ्वीराज चौहान पर, जिसे हम तराइन का द्वितीय युद्ध, यानी कि 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और गोरी की जीत हुई। यहीं से गोरी की जीत होने के बाद गोरी को एक स्थापित होने का महत्वपूर्ण पॉइंट मिल गया, जिससे क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी ने अपनी सत्ता को स्थापित कर दिया। देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम सत्ता संस्थापक माना जाता है। यानी कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी को भारत में पहला मुस्लिम सत्ता स्थापित करने वाला शासक माना जाता है। मोहम्मद गोरी ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले मुस्लिम संस्थापक मतलब आकर के बसा, यानी कि भारत में आकर इसने अपनी जीत की तराइन का द्वितीय युद्ध। और इस युद्ध को जीतने के बाद
खुद भारत में विलम गया और भारत में ही रहने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए, जैसे ही इसने यहाँ से चौहान वंश को पराजित करके पृथ्वीराज चौहान को मारकर, लेकिन जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें जैसे ही पृथ्वीराज चौहान की हार हुई तो पृथ्वीराज चौहान ने जो अन्य राजा थे उनसे भी सहायता मांगी, जिसमें कई राजाओं ने अपनी सेनाओं को भेजा। लेकिन एक राजा था, कहाँ का, कन्नौज का, जिसका नाम है जयचंद। जयचंद ने अपनी सेना को नहीं भेजा और वो वहाँ से किनारा कर गया। किनारा करने का जो रीज़न है वो ये है कि जिस समय राजा जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, आप यहाँ समझिए मैप पर, कि इस वाले क्षेत्र को कब्जा करने के बाद, इस वाले क्षेत्र को यानी कि दिल्ली और अजमेर, पंजाब, इस क्षेत्र में कब्जा करने के बाद मोहम्मद गोरी कन्नौज की तरफ आया। तो कन्नौज का एक राजा था जिसका नाम है जयचंद। तो जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की सहायता क्यों नहीं की, हम इस पॉइंट को समझते हैं। तो जयचंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था आपका संयोगिता। क्या? संयोगिता। तो संयोगिता का स्वयंवर हो रहा था और उस स्वयंवर में राजा जयचंद ने अपना अभियान चलाकर, इन दोनों की प्रेम कहानी थी, तो अपना अभियान चलाकर और संयोगिता को से शादी करके चला गया। इसलिए जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में पुरानी इनकी लड़ाई चल रही थी, इसी एक बात को लेकर कि उसकी पुत्री से इसने एक अभियान चलाकर और विवाह कर लिया। तो इसलिए राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं की। लेकिन इस चीज़ का परिणाम आगे चलकर, जब गौरी ने चौहान वंश को हरा दिया, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, उसके बाद आगे चलकर उसने कहाँ आक्रमण किया? कन्नौज पर, और कन्नौज के राजा जयचंद को भी यहाँ से पराजित कर दिया और उनको भी मार दिया। कब? 1194 में। 1194 की बात है कि चंद्रावर का युद्ध, जो चंद्रावर का युद्ध हुआ 1194 में, वो गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद को पराजय मिली और गौरी को जीत मिली। अगर जयचंद उस समय पृथ्वीराज चौहान की सहायता कर देता तो शायद है कि गौरी भारत के अंदर नहीं आ पाता, और इसने उसकी सहायता नहीं की। इसीलिए आगे चलकर 2 साल बाद ही इस चीज़ का परिणाम इसको मिल गया कि मोहम्मद गोरी कन्नौज में आकर और जयचंद को पराजित भी कर दिया। अच्छा, उसके बाद गोरी 1192 में वापस चला गया और 94 में फिर से आया। तो 94 में आने के बाद फिर वह भारत में ही रहा और उसकी मृत्यु 1206 ईस्वी में, यानी कि 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। 15 मार्च 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु होने के बाद क्या हुआ कि इसका एक सेनापति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने आगे चलकर गुलाम वंश की स्थापना की, जिसे हम दास वंश के नाम से भी जानते हैं, जिसने दास वंश की स्थापना की और लाहौर पर शासन किया। दास वंश की या गुलाम वंश की, यहीं से मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जिसमें सबसे पहले गुलाम वंश या दास वंश के नाम से हम जाना जाता है, जानते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की नींव डाली और वहाँ से उसकी स्थापना की, जो कि किसका सेनापति था या दास था? इसका मोहम्मद गोरी का। तो ये है दोस्तों आपकी आज की क्लास। और देखिए इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य पे चर्चा और डालें। इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था एक तो साम्राज्य विस्तार करना। कहाँ पर? भारत के अंदर साम्राज्य को विस्तार करना। लेकिन इससे पहले जो तुर्क आया था महमूद गजनवी, उसका ऐसा कुछ भी बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि वो भारत के अंदर आके और साम्राज्य की स्थापना करे। उसका एक ही मतलब था कि धन को लूटे और वापस जाकर अपने जिस जगह वो रहता था तुर्क में ही
खुद अपना साम्राज्य की स्थापना करे और साम्राज्य को वहाँ विस्तार करे। लेकिन मोहम्मद गोरी का उद्देश्य ये था कि साम्राज्य का विस्तार करना, लेकिन कहाँ? भारत के अंदर। उसके बाद लूटपाट करना। ठीक है, तो ये आपका आज की क्लास थी। मोहम्मद गोरी ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसको बहुत विस्तारित तरीके से समझाया है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो भी सभी लोग वीडियो को देखते हैं तो सभी लोग कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी, और लाइक करें और सभी लोगों में शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।